Students, we are continuing with the disorder of endocrine system under medical surgical nursing. So next topic is diabetes mellitus. So diabetes mellitus, all of you have heard about this topic, okay, well known topic and most common. So diabetes mellitus or DM is a group of metabolic diseases and heterogeneous disorder characterized by high level of blood sugar or glucose in the blood that results from defect in the insulin, okay, सिक्रीशन और एक्शन और बोथ. तो डीएम में क्या होता है, ये तुम्हारा एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन में सर्टन डिफेक्ट है, आइदर इसका एक्शन में या फिर सिक्रीशन में या फिर दोनों में, ओके. पर हम लोग डीएम कब बोलेंगे? जब तुम्हारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इज मोर देन और इक्वल टू 126 mg/dl. नेक्स्ट इज द नॉर्मल इंसुलिन मेटाबॉलिज्म. तो हमें क्या पता है, इंसुलिन इज द मेन हार्मोन विच मेनली कंट्रोल्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ऑल्सो मेंटेन्स द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. सो ये तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप्रोक्सीमेटली कितना रखता है? 70 to 120 mg/dl मेंटेन करता है. सो हियर इज द फ्लो चार्ट और डायग्राम. मेनली एक तुम्हारा एक साइकिल जैसा है जो तुम्हारा ग्लूकोज रेगुलेशन को डिनोट करता है. तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, हेमोस्टेसिस जब मेंटेन होता है तब तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है लेस देन 110 mg/dl. सो दिस इज लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीसॉ. तो सीसॉ में एक फॉलक्रम होता है और दो आर्म होता है. तो अगर इसमें कोई डिसबैलेंस हुआ तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी एक्ट करता है. लाइक स्टिमुलस क्या होगा इसमें? ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड आफ्टर अ मील. तो कुछ खाया उसके बाद जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब होता है. तो इससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, उसका लेवल हाई हो जाता है. तो ये एक सिग्नल देता है पैनक्रियास फ्रॉम पैनक्रियास. तो पैनक्रियास का जो बीटा सेल है वो रिलीज करता है इंसुलिन इनटू द ब्लड. नाउ दिस इंसुलिन एक्ट्स इन टू थिंग दैट इज मसल एंड द लीवर. तो मसल में जाके ये जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड लीवर में जाके ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन, फैट्स एंड प्रोटीन. तो इससे क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ था वो लो हो जाता है एंड इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, एंड दिस वे द हेमोस्टेसिस इज मेंटेन. नेक्स्ट इन द सेम वे स्टिमुलस क्या होगा, सेल जो स्टोर ग्लूकोज है उसको यूटिलाइज करता है इन बिटवीन मील. जब तुम्हारा डिनर, लंच एंड डिनर के बीच में जो इंटरवल होता है उस टाइम क्या करता है, जो स्टोर हुआ ग्लूकोज होता है उसको ही सेल क्या करता है, यूटिलाइज करता है. तो इससे क्या होगा, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लो हो जाएगा. तो ये एक सिग्नल देगा पैनक्रियास को. सो पैनक्रियास का जो अल्फा सेल है वो रिलीज करता है ग्लूकागॉन इनटू द ब्लड. नाउ दिस ग्लूकागॉन एक्ट्स इन लीवर एंड कन्वर्ट्स द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. ओके तो इससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होगा एंड लेस ग्लूकागॉन प्रोडक्शन होगा एंड फाइनली द हेमोस्टेसिस इज मेंटेन. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्लूकोज रेगुलेशन. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज. तो डायबिटीज बहुत सारा टाइप का होता है पर मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द टाइप 1 एंड द टाइप 2 डायबिटीज. ओके एंड अदर फॉर्म्स आर लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री डायबिटीज, डायबिटीज एसोसिएटेड विथ अदर कंडीशन or diabetes after resection of pancreas, genetic diabetes, etc. So first of all let's discuss about type 1 diabetes. तो type 1 diabetes ये तुम्हारा account करता है 5 to 10% of total cases, okay, and it mainly occurs in the young age group. तो इसीलिए इसको बोला जाता है juvenile diabetes mellitus और insulin dependent diabetes mellitus, that is IDDM, and it is mainly caused by the destruction of the beta cells of islets of Langerhans. तो बीटा सेल जो है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है वो मेनली अननोन है, उसका कॉज अननोन है. फिर भी सर्टन फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, वायरसेस, वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजम्पशन, रिमूवल ऑफ पैनक्रियास, ऑटो इम्यून प्रोसेस, इसकी वजह से तुम्हारा टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है. ओके सो हियर इज द फ्लो चार्ट.
फैक्ट प्री जेनेटिक फैक्टर एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या होता है, बीटा सेल का इम्यून रेस्पॉन्स तुम्हारा बीटा सेल के अगेंस्ट में एक्ट करता है। तो इम्यून रेस्पॉन्स मतलब तुम्हारा बॉडी का ओन इम्यून सिस्टम बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इससे क्या होता है, ऑटो इम्यून अटैक होता है एंड फाइनली लीड्स टू टाइप 1 डायबिटीज़। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़, और ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होता है जो तुम्हारा एडल्ट पर्सन को होता है, इसीलिए इसको बोलता है एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मिलिटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस, दैट इज NIDDM। ओके, एंड इट अकाउंट्स फॉर 90 to 95%। इसमें मेनली क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन में आइदर लेस प्रोडक्शन होता है या फिर इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। Here are the risk factor of developing type 2 diabetes, go through this, okay। and यहाँ पे तुम्हारा फ्लो चार्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो नॉर्मली यहाँ पे रिस्क फैक्टर दिया है लाइक डाइट हाई इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक कॉजेस फैक्टर की वजह से क्या हो जाता है, इंसुलिन का लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है, पर जो सेल इसको सेंसिटाइज करना चाहिए, इंसुलिन को रिसीव करना चाहिए, वो सेल क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाता है टू द इंसुलिन। तो जब रेजिस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली इंसुलिन और ग्लूकोज दोनों का ही लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा, पर तुम्हारा जो पैनक्रियास है उसको तो सेंस हो जाता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन और नहीं कर सकते क्योंकि इंसुलिन का ब्लड में ऑलरेडी लेवल हाई है। तो इसलिए पैनक्रियास तुम्हारा इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करता है, बट जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुम्हारा हाई रहता है। तो इससे क्या हो सकता है, तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर जेस्टेशनल डायबिटीज़। सो जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ तुम्हारा एक प्रेग्नेंट मदर को होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो डायबिटीज़ होता है उसको बोलता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्यों होता है, इसका मेनली कॉजेस हो सकता है जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा तुम्हारा सर्टन एंजाइम्स हार्मोन्स रिलीज करता है जो तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है या फिर इंसुलिन को उसका यूज़ या फिर एक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी नॉर्मली ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ अपने आप ही क्योर हो जाता है। ओके, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज प्री डायबिटीज़। सो प्री डायबिटीज़ हम लोग इसको नेक्स्ट हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, न्यू टर्म में हम लोग बोल सकते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, फास्टिंग ग्लूकोज कितना होना चाहिए, लेस देन 110 mg/dl, पर इसमें हो जाता है फास्टिंग ग्लूकोज मोर देन 126 mg, मोर देन 110 mg/dl, जो जस्ट एक तुम्हारा रिस्क है कि मतलब उसका फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ हो सकता है, पर अभी तक डायबिटीज़ उसका नहीं हुआ है, जस्ट इट इज़ अ रिस्क। ओके, नेक्स्ट इज डायबिटीज़ एसोसिएटेड विथ अदर कंडीशन। तो बहुत सारा दूसरा डिजीज़ डिसऑर्डर की वजह से तुम्हारा डायबिटीज़ हो सकता है, लाइक क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास कैंसर, trauma, surgical removal of pancreas, cystic fibrosis, certain medication like diuretics, phenytoin, thyroid hormone, steroid, इसकी वजह से भी तुम्हारा डायबिटीज़ हो सकता है। तो तुम्हारा जो लीडिंग कॉज ऑफ डायबिटीज़ है उसको मेनली ट्रीट करना ही इसमें मेन एम होता है। ओके, नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मिलिटस। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में हमें क्या देखने को मिलता है मेनली, सो फर्स्ट इज द इनसफिशिएंट इंसुलिन। तो इनसफिशिएंट इंसुलिन का मतलब है आइदर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, रिड्यूस टिश्यू अपटेक ऑफ इंसुलिन। ओके, तो इससे दो चीज़ हो सकता है, इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया एंड एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया। तो इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज होता है। इससे दो चीज़ हो सकता है, नंबर 1 इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो फैट का ब्रेक डाउन होने से क्या प्रोड्यूस होगा, कीटोन्स। ओके, कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द इन द बॉडी होने की वजह से क्या होता है, डायबिटिक
ketoacidosis and it is the major complication of diabetes mellitus. सेम वे नेक्स्ट क्या हो सकता है तुम्हारा, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, कैचेक्सिया, लेथर्जी, पोलीफेजिया is the excessive thirst, okay, decreased gamma globulin, okay, एंड नेक्स्ट इज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाता है. नेक्स्ट ये हुआ तुम्हारा इंट्रासेलुलर हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन. नेक्स्ट तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से दो कंडीशन हो सकता है. नंबर 1 इज द हाइपर ऑस्मोटिक प्लाज्मा, मतलब तुम्हारा जो प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है तुम्हारा सेल का डिहाइड्रेशन एंड फाइनली इट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिक coma. It is the severe form of hyperglycemia, okay. And नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज राइज हुआ, तो ये ब्लड ग्लूकोज राइज होने की वजह से क्या होता है, ये तुम्हारा जो रेनल थ्रेशोल्ड है, मतलब किडनी का जो कैपेसिटी है ब्लड ग्लूकोज को होल्ड करने का, वो क्रॉस हो जाता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा ग्लूकोज यूरिन से निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, ओके. तो एंड इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक डायरेसिस, मतलब पूरा तुम्हारा एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, ओके, पूरा वाटरी यूरिनेशन होता है. पोलीयूरिया मतलब सेम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, ज़्यादा पेशाब आता है. पोलीडिप्सिया मीन्स द एक्सेसिव तुम्हारा थर्स्ट होता है, एक्सेसिव हंगर होता है. एंड हाइपोकैलिमिया एंड हाइपोनेट्रिया मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है. सो दिस इज द मेजर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज mellitus. नेक्स्ट इज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़. तो मेजर सिम्टम्स क्या होता है, सिस्टम वाइज अगर हम लोग काउंट करें तो फर्स्ट मूविंग ऑन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या क्या होता है, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, लेथर्जी एंड स्टूपर. सो स्टूपर इज जब एक पर्सन तुम्हारा एक ही पोजीशन मेंटेन करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं स्टूपर, ओके. नेक्स्ट तुम्हारा आइस में क्या होगा, ब्लड विजन, ओके. ब्रेथ में क्या होगा, स्मेल ऑफ एसीटोन, बिकॉज कीटोन बॉडीज एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए तुम्हारा ब्रेथ जब माउथ से कैसा स्मेल आएगा, एसीटोन का स्मेल आएगा. नेक्स्ट तुम्हारा रेस्पिरेटरी में सिस्टमिक में क्या होगा, वेट लॉस. रेस्पिरेटरी में क्या होगा, कुस्मोल रेस्पिरेशन, जिसको हाइपर वेंटिलेशन बोला जाता है. ये तुम्हारा एक रैपिड डीप ब्रीदिंग, मतलब पेशेंट एकदम ही रैपिड डीप ब्रीदिंग लेता है, इसको बोलता है कुस्मोल ब्रीदिंग, ओके. गैस्ट्रिक में क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग. एंड यूरिनरी में होगा पोलीयूरिया एंड ग्लूकोज यूरिया. Along with this there are various kind of other sign and symptom जो तुम्हारा है लाइक फैटिक, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्लो हीलिंग इन्फेक्शन, पुअर वुंड हीलिंग, नमनेस एंड पेन ऑन द फीट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, रैपिड ब्रीदिंग एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीनिंग. तो स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग इज द डिटेक्शन ऑफ द डायबिटीज इन अ पर्सन. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में नॉर्मली करता है OGTT, दैट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओके. एंड इट इज द कन्फर्मिंग टेस्ट, मतलब ये तुम्हारा कन्फर्म डायग्नोसिस करता है डायबिटीज का. सो हियर इज द पैरामीटर, क्या देख के हम लोग बोल सकते हैं पेशेंट को क्या हुआ है, ओके. सो फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल रहता है <10 mg/dl. पर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या फिर तुम्हारा प्री डायबिटीज में क्या होता है 110 to 125 mg/dl. एंड ओवर डायबिटीज में होता है वो मोर देन और इक्वल टू 126 mg/dl. नेक्स्ट तुम्हारा 2 hours आफ्टर OGTT क्या होता है, नॉर्मली रहता है <140 mg/dl. पर इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या फिर प्री डायबिटीज़ में क्या रहता है, कितना रहता है 140 to 199 mg/dl. एंड ओवर डायबिटीज़ में रहता है मोर देन और इक्वल टू 200 mg/dl. सो ये पैरामीटर देखकर हम लोग मेनली एक
पेशेंट को डायग्नोसिस कर सकते। अदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो फास्टिंग में नॉर्मली कितना रहता है, लेस देन 110 mg/dl नॉर्मली रहता है एक इंडिविजुअल में। पर अगर तुम्हारा फास्टिंग ग्लूकोज ही तुम्हारा कितना आया, मोर देन और इक्वल टू 126 mg/dl, सो दैट पेशेंट में बी डायबिटिक, ये डायग्नोसिस हो सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ओके, जिसको CBG भी बोलता है। इसमें तुम्हारा रैंडमली जब चेक करते वक्त अगर 200 mg या फिर 200 mg से अबव तुम्हारा ब्लड शुगर दिखाया, तो ये भी तुम्हारा एक डायबिटिक पेशेंट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट। तो A1C टेस्ट कौन सा पर्सन को किया जाता है, जो पर्सन ऑलरेडी डायबिटिक है, उनका बॉडी में विद इन 2 to 3 मंथ्स कैसे ग्लूकोज कंट्रोल हो रहा है, ग्लूकोज का तुम्हारा ब्लड लेवल कैसा रह रहा है, कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको मेनली मेजर करता है A1C ब्लड टेस्ट। ओके, ये इसमें तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए A1C का 4 to 6%। अगर 6% से ज़्यादा हुआ वो भी एबनॉर्मल है, अगर 4% से कम हुआ वो भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट इज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो तुम्हारा आगे हम लोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट में डिस्कस किया था वही। नेक्स्ट इसके साथ तुम्हारा करता है यूरिन सीरम कीटोन टेस्ट। तो हमें पता है कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, जिससे तुम्हारा डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, एंड इट इज़ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। तो इसीलिए हमें कीटोन्स का अमाउंट या फिर कीटोन्स का लेवल भी चेक करना ज़रूरी है। और इसके साथ बहुत दूसरा तुम्हारा लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे तुम्हारा किडनी फंक्शन में क्या करता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, CMP, बर्न, क्रिएटिनिन, सिस्टेन C, ये सब करता है। एंड अलोंग विद दैट कोलेस्ट्रॉल लेवल लाइक HDL, VLDL, LDL, ये सब एलोंग विथ लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे। एंड इंसुलिन का लेवल प्लस C पेप्टाइड का लेवल भी हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM। सो कॉम्प्लिकेशन तुम्हारा अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन का बात करें तो बहुत सारा होता है। लाइक तुम्हारा CVD में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज विथ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज द चेस्ट पेन, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक, एलोंग विद दैट एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू एक्यूमुलेशन और द डिपोजिट्स ऑफ द फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा हो सकता है नर्व डैमेज, जिसको बोलता है न्यूरोपैथी। सो मेनली ये तुम्हारा नर्व डैमेज की वजह से क्या हो सकता है, टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग, पेन एट द टिप ऑफ द फिंगर एंड टोज, जो तुम्हारा रेडिएट बाद में होकर तुम्हारा लेग्स, तुम्हारा अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज दोनों को ही इफेक्ट कर सकता है। किडनी डैमेज, दैट इज नेफ्रोपैथी। तो हम लोग ने आगे तुम्हारा डिस्कस किया था पैथोफिजियोलॉजी में कि तुम्हारा जो रेनल थ्रेशोल्ड होता है, मतलब रेनल तुम्हारा किडनी जितना होल्ड कर सकता है तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल को, जब ये क्रॉस हो गया और ये तुम्हारा क्रोनिक स्टेज में चला गया, तब क्या करता है तुम्हारा किडनी डैमेज। ओके, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज भी हो सकता है। एंड द ओनली ऑप्शन इज आइदर कंटिन्यूअस डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट इज आई डैमेज। तो आई डैमेज में मेनली तुम्हारा क्या होता है, रेटिनोपैथी। तो आई डैमेज में जो तुम्हारा ब्लड वेसल्स जो तुम्हारा रेटिना को सप्लाई कर रहा है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द फूड डैमेज। फूड में मेनली जो डायबिटिक फूड अल्सर तुम लोग ने सुना है, एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द सर्कुलेटरी कोलैप्स, मतलब तुम्हारा ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, तो इसकी वजह से फूड इन्फेक्शन होता है, अल्सरेशन होता है, दैट इज़ द मेन थिंग। एंड नेक्स्ट इज स्किन एंड माउथ कंडीशन, स्किन प्रॉब्लम्स, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ओके, ईचिंग होता है, रैशेस वगैरह होता है। एंड तुम्हारा माउथ में क्या होता है, जिंजिवाइटिस, पेरिडोंटल डिजीज होता है, ओके, गम इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है।
एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स में मेनली क्या होता है, एल्जाइमर्स डिजीज़, मतलब जब फाइनली एज तुम्हारा एडवांस करता है, जब एक पर्सन का एडवांसिंग एज के साथ तुम्हारा क्या होता है, एल्जाइमर्स डिजीज़ विच इज़ तुम्हारा मेमोरी लॉस, ओके, मतलब मेमोरी तुम्हारा उसमें इफेक्ट करता है, सो दैट इज़ द एल्जाइमर्स डिजीज़। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है, जो तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नियर टू द नॉर्मल रखना ही मेन गोल है, ओके। सो इसमें मेनली 5 कंपोनेंट आता है, 5 कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज फार्माकोलॉजिक थेरेपी, ओके, exercise to lower blood glucose, nutritional management, blood glucose monitoring and education of diabetes। so पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट। तो इसमें 2 टाइप आते हैं, नंबर 1 इज़ द इंसुलिन थेरेपी एंड नंबर 2 इज़ द ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। तो इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन सबक्यूटेनियसली 2 to 3 डोजेस देता है डेली। और ये तुम्हारा क्यों इंजेक्शन या फिर पैरेंटरल फॉर्म में देता है, क्योंकि अगर इंसुलिन को हम लोग ओरली दिए तो जो तुम्हारा गैस्ट्रिक एंजाइम से, हार्मोन से, गैस्ट्रिक जूस है, वो तुम्हारा इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसका कोई एक्शन नहीं होता है, ब्लड में वो जा ही नहीं पाता है, तो इसीलिए इसको पैरेंटरल फॉर्म में देते हैं। एंड मेनली इंसुलिन का मोस्ट वाइडली बहुत सारा फॉर्म में अवेलेबल है, बट मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म इज़ द सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन। मतलब ये तुम्हारा एक लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल इंसुलिन है जो तुम्हारा सिमिलर होता है विद द ह्यूमन इंसुलिन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसुलिन at present, that is rapidly acting, long acting and short acting। so rapidly acting insulin क्या होता है, इसका एक्शन ऑफ ऑनसेट क्या होता है, 10 to 15 मिनट्स के अंदर होता है, पीक एक्शन रहता है 1 to 2 आवर्स एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स। सो एग्जाम्पल इज इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा लॉन्ग एक्टिंग, ये तुम्हारा बहुत लंबा टाइम तक काम करता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 6 to 8 आवर्स, पीक एक्शन इज 12 to 16 आवर्स एंड ड्यूरेशन 20 to 30 आवर्स, मतलब इतना लॉन्ग टाइम तक एक्ट करता है। एंड एग्जाम्पल इज इंसुलिन जिंक इंसुलिन एंड इंसुलिन गार्गिन। एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये तुम्हारा ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 30 मिनट्स to 1 आवर, पीक एक्शन रहता है 2 to 3 आवर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 4 to 6 आवर्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इंसुलिन इज रेगुलर इंसुलिन एंड इंसुलिन जिंक। सो ऑल्टरनेटिव टू इंसुलिन इंजेक्शन, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिलीवरिंग इंसुलिन, लाइक इंसुलिन पंप यूज कर सकते हैं, इंसुलिन पेन एंड जेट इंजेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज द साइट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं, दैट इज द फ्रंट एंड द आउटसाइड of the thigh, the abdomen except the area around the navel, the upper and outer area of the arm just above the wrist on the back and the buttock। तो यहाँ हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं ऑफ द इंसुलिन। नेक्स्ट इज द ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट। तो इसमें क्या क्या आता है, तुम्हारा सल्फोनाइल यूरिया ड्रग, ये तुम्हारा मेनली स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, मोर इंसुलिन, ओके। एंड एग्जाम्पल इज ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड, glimepiride etc. and next is the meglitinides mainly same काम करता है as like the sulfonyl urea and example is ripaglinide। एंड नेक्स्ट इज द बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स में आता है तुम्हारा मेटफॉर्मिन, और ये तुम्हारा मेनली क्या करता है, इनिबिट्स द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीवर। तो ये इसका मेनली पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर। इसका एक्शन थोड़ा अलग होता है, ये तुम्हारा जो एंजाइम्स जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है उसका एक्शन को इनिबिट कर देता है। एंड द एग्जाम्पल इज एक्राबोस एंड
मिग्लिटॉल, ओके। एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है, ओके। कॉमन साइड इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग होता है, पर हाई डोज कंजम्पशन करने से क्या हो जाता है, रिवर्सेबल लीवर डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट इज द थायाजोलिडाइन ड्यून्स। तो ये ड्रग मेनली क्या करता है, जो बॉडी टिश्यू को सेंसिटाइज करता है टू इंसुलिन, माने इंसुलिन को ज़्यादा सेंसिटाइज करता है बाय द बॉडी टिश्यू, एंड लीवर को भी तुम्हारा इनएक्टिव कर देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इसका एग्जाम्पल आता है तुम्हारा लाइक रोसिग्लिटाजोन, ओके, पियोग्लिटाजोन एक्सेट्रा। एंड इससे क्या भी तुम्हारा मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है, लीवर डैमेज। नेक्स्ट इज द ड्रग कॉम्बिनेशन। तो ड्रग कॉम्बिनेशन हमें पता है, ये जो हम लोग ने अभी तक ड्रग डिस्कस किया उसका ही कंबाइनली हम लोग जो ट्रीटमेंट करता है, दैट इज द ड्रग कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लांटेशन। सो ट्रांसप्लांटेशन, ये इसमें क्या होता है, जो आईलेट्स हुआ है, जो तुम्हारा डैमेज आईलेट्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं विथ अ न्यू आईलेट्स, ओके। उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन और या फिर आईलेट्स ट्रांसप्लांटेशन। इज द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, फॉर कंट्रोलिंग द ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न हो जाता है, ओके। जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए तुम्हारा बोला जाता है वीक में एटलीस्ट 5 days 30 minutes डेली तुम्हारा एक्सरसाइज करना चाहिए बाय अ डायबिटिक पेशेंट। तो इसमें 4 एक्टिविटीज आता है, लाइक बी एक्स्ट्रा एक्टिव एवरीडे, मतलब एवरीडे क्या करना है, तुम्हारा एक्टिव रहना है, एक्स्ट्रा एक्टिव रहना है, ओके, एक्स्ट्रा काम करना है। तो इससे तुम्हारा कैलोरी ज़्यादा बर्न होगा, तो क्या ज़्यादा कैलोरी बर्न रहा तो ज़्यादा वो उसका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट तुम्हारा डू एरोबिक एक्सरसाइज। तो एरोबिक एक्सरसाइज में क्या आता है, राइडिंग अ बाइसाइकिल, स्विमिंग, क्लाइंबिंग ऑफ स्टेयर्स, ओके, इंडोर आउटडोर गेम्स वगैरह आता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, लार्ज मसल इन्वॉल्व होता है, तो लार्ज मसल का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, ओके, एंड मोर कैलोरी बर्न हो जाता है। डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मसल का टोन, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या करना है, वेट लिफ्टिंग वगैरह करना है, एंड स्ट्रेचिंग से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, और मसल का जो सोरनेस है वो भी प्रिवेंट होता है। सो दिस इज द 4 kinds ऑफ एक्टिविटी इन एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट मेनली क्या होगा, पेशेंट को एडवाइस करना है जितना हो सके जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड वगैरह अवॉइड करने के लिए, एंड लो सॉल्ट इनटेक करना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या है, हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, इसीलिए तुम्हारा लो सॉल्ट डाइट, एंड ऑल्सो डाइट लो इन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, ओके। तो इसमें मेनली कैसा डाइट आएगा, लाइक चिकन, सी फूड ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए बोलेंगे, एंड अलोंग विद दैट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, हाई फाइबर फूड कंटेनिंग फूड खाना है, क्योंकि फाइबर क्या करता है, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा करता है, ओके, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। अलोंग विद दैट तुम्हारा पेशेंट को बोलना है 4 to 5 स्मॉल मील डेली खाना है, फ्रीक्वेंट फीड खाना है, एंड 8 glasses ऑफ वाटर डेली पीना है, क्योंकि वाटर क्या करता है, तो जो तुम्हारा बॉडी का टॉक्सिन्स है उसको वॉश आउट कर देता है फ्रॉम द बॉडी। एंड अलोंग विद दैट वी हैव गॉट मेनी डाइट लाइक diabetic exchange diet, food pyramid, okay, so you all go through that topic, it is very simple। मेनली हम लोग डायबिटिक डाइट को हम लोग बोलते हैं डैश डाइट, ओके, सो यू विल गेट दैट इन द नेट इटसेल्फ, दैट DASH, ओके, डैश डाइट। नेक्स्ट इज द मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। सो मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग रेगुलरली करना है। तो इसमें मेनली इम्फेसिस दिया जाता है फॉर द सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं SMBG। ये तुम्हारा
एट होम, एट इंस्टीट्यूशन, कहाँ पर भी कर सकते हैं और ये पेशेंट खुद कर सकता है। ओके, डायबिटिक पेशेंट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लूकोमीटर। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इससे तुम्हारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल फ्लक्चुएशन अल्टरेशन बहुत जल्दी हम लोग रिकॉग्नाइज कर पा सकते हैं। सो दिस इज द मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। नेक्स्ट इज द यूरिन टेस्टिंग। तो यूरिन एनालिसिस करना है, यूरिन में कितना ग्लूकोज लेवल है, कीटोन बॉडीज या फिर कीटोन यूरिया है या नहीं, उसको एनालिसिस करने के लिए मेनली यूरिन टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज द हेल्थ एडुकेशन। सो हेल्थ एडुकेशन टू द पेशेंट हमें देना है रिगार्डिंग डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ओके, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, medication, insulin therapy, okay, alternative treatment, support, any diet, एवरीथिंग रिलेटेड एडुकेशन हम लोगों को पेशेंट को देना है। सो गो थ्रू दिस, ओके, गो थ्रू दिस एडुकेशन। नेक्स्ट इज द नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारा क्या आता है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवेलुएशन। सो नर्सिंग असेसमेंट में क्या करना है, फर्स्ट इज द हिस्ट्री, आफ्टर दैट फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री में पूरा तुम्हारा डिटेल्स आएगा रिगार्डिंग करेंट प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री, ओके, एंड एनी काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम लाइक पोलिडिप्सिया, पोलीफेजिया, यूरिया, एनी along with that order symptom वो देखना है। एंड ऑल्सो अगर पेशेंट डायबिटिक होगा तो कितना साल से वो डायबिटिक है, कोई मेडिकेशन ले रहा है या नहीं, कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं, वो भी हमें जानना है। एंड अगर तुम्हारा फैमिली मेम्बर किसी को डायबिटीज़ था, उनका ट्रीटमेंट क्या किया था, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ था, उसके बारे में भी जानना है। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, वेट लॉस और गेन, ओके, फैटिक, टाइटनेस, एंजाइटी। स्किन में क्या देखेंगे, स्किन इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन, ये सब देखेंगे। आइस में हम लोग देखेंगे ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ब्लड विजन, ब्लाइंडनेस या फिर विजन चेंजेस, वो सब देखेंगे। माउथ में मेनली माउथ इन्फेक्शन, गम इन्फेक्शन, ये सब चेक करेंगे। कार्डियोवास्कुलर में हम लोग चेक करेंगे हाइपोटेंशन, ओके, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ये सब चेक करेंगे। जीआई में तुम्हारा डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब चेक करेंगे। जेनिटो यूरिनरी में हम लोग देखेंगे इंक्रीज्ड यूरिनेशन, नॉक्चुरिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, इम्पोर्टेंस। एंड लास्टली न्यूरोलॉजिक में हम लोग चेक करेंगे मेंटल चेंजेस, ओके, मेंटल चेंजेस, mental changes along with that numbness and tingling of the extremities, okay, पेन सेंसेशन देखेंगे, टेम्परेचर परसेप्शन, चेंजेस इन गेट एंड बैलेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग असेसमेंट। सो लाइक वाइज जो हमें उनका प्रॉब्लम मिलेगा, जो नीड मिलेगा, हम लोग वैसे ही डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करते हैं। लाइक क्या क्या डायग्नोसिस कॉमनली हो सकता है, दैट इज डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, risk for disturbed sensory perception, impaired skin integrity, fatigue, powerlessness, deficient knowledge regarding disease, treatment, self-care and discharge needs, and ineffective management of therapeutic regimen. So you all go through these diagnoses, and if any kind of confusion or doubt arises, so let me know, okay, in the group. And also go through the intervention part, okay, part nicely or carefully. And next is the prevention of diabetes mellitus. So prevention में mainly हम लोग focus करेंगे on the lifestyle modification. तो lifestyle का जब हम लोग बात करेंगे तो जितना भी lifestyle related like physical activity को increase करना है, at least week में 4-5 days 30 minutes डेली एक्सरसाइज करना है, along with that एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी ध्यान देना है। एंड ऑल्सो तुम्हारा जो अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिक
अल्कोहलिज्म या फिर अल्कोहल इनटेक को मॉडरेट रखना है एंड स्मोकिंग को जितना हो सके क्विट या फिर रिड्यूस करना है एंड ऑल्सो डाइट तुम्हारा जो तुम्हारा जंक फूड वगैरह उसको कम खाना है एंड ऑल्सो डाइट रिच इन फैट कार्बोहाइड्रेट उसको कम खाना है एंड प्लेंटी ऑफ फाइबर प्लेंटी ऑफ वाटर पीना है ओके एंड अलोंग विद दैट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन अगर कुछ मेडिकेशन ले रहा है ओके सर्टन मेडिकेशन जो तुम्हारा प्री डायबिटीज़ होने में एक्सेलरेट कर सकता है तो वो मेडिसिन अगर ले रहा है तो क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है एंड ऑल्सो क्या करना है फीट में क्या होता है अल्सर होता है तो अल्सरेशन या फिर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है तो फीट को रेगुलरली वॉश करना है क्लीन करना है ड्राई रखना है नेल्स वगैरह शॉर्ट रखना है एंड डेली एग्जामिन करना है सो अलोंग विद दैट इफ पेशेंट विल हैव हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर तो उसको भी मेडिकल अटेंशन लेना है ओके रेगुलरली and also regular checking of the blood sugar is also important so this is all about the prevention and also all about the diabetes mellitus okay टॉपिक इज डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस तो हमें पता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ ओके एंड ये कब होता है जब तुम्हारा बॉडी में रिलेटिवली इंसुलिन का तुम्हारा डिफिशिएंसी हो जाता है बहुत कम हो जाता है इंसुलिन एंड हाई ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है अलोंग विद दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विद ब्रेकडाउन ऑफ फैट कॉल्ड द कीटोन बॉडीज ओके तो तब ये तुम्हारा कीटोन्स का एक्यूमुलेशन बॉडी में ज़्यादा होता है तभी तुम्हारा होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस सो देयर इज द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या कॉजेस हो सकता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का लाइक इन्फेक्शन missed or inadequate insulin, newly diagnosed or previously unknown diabetes, pneumonia, UTI, pregnancy, hypothyroidism, pancreatitis, surgery and medication like corticosteroid, sympathomimetics, alpha beta blocker and diuretics. So ये तुम्हारा मेजर कॉज और कोई फैक्टर तुम्हारा ट्रिगर करता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को जैसे तुम्हारा स्ट्रेस फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा हाई फीवर सर्जरी हार्ट अटैक स्ट्रोक पल्मोनरी इम्बोलिज्म एंड अल्कोहल और ड्रग एब्यूज सो ये सब तुम्हारा ट्रिगरिंग फैक्टर है या फिर रिस्क फैक्टर है सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटिक एसिडोसिस सो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है इंसुलिन इनसफिशिएंसी या फिर डिफिशिएंसी होता है एंड इसके बदले में क्या होता है जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है मतलब जो तुम्हारा इंसुलिन के अगेंस्ट में काम करता है जैसे तुम्हारा कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन कैटेकोलामाइन्स ग्लूकागॉन ये सब इंक्रीज हो जाता है तो इससे तुम्हारा 4 चीज़ हो सकता है ओके नंबर 1 इज द डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जाकर क्या करता है हाइपरग्लाइसीमिया कर देता है नेक्स्ट तुम्हारा लाइपोलाइसिस बढ़ जाता है मतलब लिपिड तुम्हारा या फिर फैट तुम्हारा क्या हो जाता है वो तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है तो इससे क्या हो जाता है फ्री फैटी एसिड लीवर में बढ़ जाता है इससे क्या हो जाता है कीटोन्स एक्यूमुलेशन होता है एंड इट रेडिली लीड्स टू कीटो एसिडोसिस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड कीटो एसिडोसिस से क्या हो सकता है लैक्टिक एसिडोसिस मतलब तुम्हारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो इससे लैक्टिक एसिडोसिस होता है एंड एट द सेम टाइम कीटो यूरिया होता है मतलब तुम्हारा यूरिन में क्या होता है कीटोन बॉडीज रिलीज होता है ओके नेक्स्ट तुम्हारा क्या करता है तुम्हारा इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज ये भी बढ़ जाता है तो फ्री फैटी एसिड भी ये करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है प्रोटियोलाइसिस भी ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है तो इससे हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से भी यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है ग्लूकोज यूरिया होता है एंड इन बॉडी में क्या कर देता है डिहाइड्रेशन एंड हाइपोवॉलीमिया एंड फाइनली कभी कभी हाइपोवॉलीमिक शॉक भी हो सकता है नेक्स्ट तुम्हारा 4th नंबर क्या करता है इंक्रीज्ड
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन कर देता है, तो इससे भी तुम्हारा हाइपरग्लाइसेमिया होता है और सेम तुम्हारा प्रोसेस फॉलो होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले वार्निंग साइन के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या साइन देखकर हमें इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन सीक करना है. तो लाइक एक्सेसिव थर्स्ट और ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड, जिसको बोलते हैं हम लोग polydipsia, and frequent urination, that is polyuria, deep rapid breathing, small respiration, dry skin and mouth, flushed face, फ्रूटी ब्रेथ, मतलब ब्रेथ ऑर्डर, मतलब एसीटोन का स्मेल आता है ब्रेथ से, ओके, लाइक इन डायबिटीज. एंड नेक्स्ट इज द नोजिया, वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन. तो दिस इज द वार्निंग साइन, मतलब वो पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, दिस इज द वार्निंग साइन. एंड अदर सिम्टम्स क्या होता है, फैटिक, जनरल वीकनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मेंटल स्टूपर, ओके, and muscle stiffness or aching, shortness of breath, abdominal pain, breathing difficulty, decreased appetite, decreased consciousness and headache. So these are the other symptoms. Next, talking about the diagnostic evaluation. तो diagnosis mainly हम लोग कैसे करते हैं. diagnosis में सबसे पहले careful history taking and physical examination of course करेंगे. उसके साथ हम लोग करेंगे laboratory diagnosis. तो laboratory diagnosis में ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, शुगर लेवल, पोटाशियम, सोडियम, ओके, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी लाइक तुम्हारा क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये भी हम लोग चेक करेंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट कीटोन लेवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यूरिन में भी, ब्लड में भी, सीरम में भी कीटोन लेवल चेक करेंगे. एंड किडनी फंक्शन टेस्ट along with blood gas एनालिसिस करेंगे, ओके, फॉर द चेकिंग ऑफ द पीएच लेवल कितना है, एसिडिक. अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ तो क्या होगा, तुम्हारा जो पीएच लेवल है वो तुम्हारा कम हो जाएगा, मतलब एसिडिक हो जाएगा ना, तो वो हमें डिटेक्ट करना है. एंड अदर टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, लाइक तुम्हारा कोई कंडीशन जिसकी वजह से तुम्हारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, उसको हम लोग नॉर्मली डिटेक्ट करेंगे विद एक्सरे, ईसीजी, ओके, यूरिन एनालिसिस, सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन, ये सब करके हम लोग को पता चलेगा व्हाट आर द अंडरलाइंग कॉज. नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. तो मैनेजमेंट हमारा मेन गोल क्या होता है, जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको करेक्ट करना, कम करना, बाय गिविंग मोर इंसुलिन, ओके. तो इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करके हाई ब्लड ग्लूकोज को कम करना है. तो इसमें मेनली तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट गोल क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड लॉस हुआ है थ्रू एक्सेसिव यूरिनेशन एंड वॉमिटिंग, उसको रिप्लेस करना. तो मेनली 2 गोल होता है, ओके. सो नंबर 1 इज द करेक्ट डिहाइड्रेशन. तो डिहाइड्रेशन को हम लोग करेक्ट करेंगे, जब करेक्शन करने जाएंगे, जब तब तुम्हारा जो एसिडोसिस हुआ है, लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, वो भी तुम्हारा करेक्ट हो जाता है, ओके. तो हम लोग डिहाइड्रेशन का सीवियरिटी को पहले एसेस करेंगे. एग्जाम्पल कैसे, कैपिलरी रिफिल टाइम देख के, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड ओलिक्यूरिया. अगर तुम्हारा सीवियरली डिहाइड्रेटेड है या फिर शॉक में चला गया है, तब हमें क्या एडमिनिस्टर करना है, कोलोइड सोल्यूशन लाइक डेक्स्ट्रान, हेमासिल, ये सब हम लोग देंगे, ओके. एंड और अगर तुम्हारा नॉर्मली डिहाइड्रेटेड है, उतना ज़्यादा सीवियरली डिहाइड्रेटेड नहीं है, तब हम लोग नॉर्मल सलाइन देंगे 0.9%, दैट इज आइसोटोनिक, मतलब ब्लड का उसके साथ ही ब्लड जितना होता है उतना ही तो मैं मैच करके नॉर्मल सलाइन देंगे फॉर, ओके. तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है रेजिमेन का, कैसे 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देंगे 30 मिनट्स, ओके. एंड आफ्टर दैट अगेन 1 लीटर देंगे फॉर 1 आवर. उसके बाद तुम्हारा देंगे एंड तुम्हारा 2 आवर में देंगे 1 लीटर एंड 1 लीटर ओवर
2 आवर्स। तो मतलब तुम्हारा पहले 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देंगे 30 मिनट्स, फिर 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देंगे फॉर 1 आवर एंड अगेन 1 लीटर नॉर्मल सलाइन देंगे फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे तुम्हारा रेजिमेंट चलता है। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा रिप्लेस पोटाशियम। तो पोटाशियम रिप्लेसमेंट तब जरूरी होता है जब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सीवियर हाइपो कैलीमिया जब होता है। तो ये तुम्हारा आइदर हम लोग रिप्लेस करेंगे अलोंग विद द फ्लूइड और द नॉर्मल सलाइन के साथ हम लोग पोटाशियम सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी कब स्टार्ट करना है? जब पेशेंट का पोटाशियम लेवल कम हो जाता है लेस देन 5 और 5.5 मिलीमोल पर लीटर, इतना कम होने के बाद ही हम लोग पोटाशियम रिप्लेसमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिप्लेस इंसुलिन। तो इंसुलिन रिप्लेसमेंट में मेनली क्या करते हैं, आईवी अगर तुम्हारा आईवी इंसुलिन देने में डिले हो गया या फिर लेट हो जाएगा तो तब हम लोग बोलस फॉर्म में 10 यूनिट इंसुलिन देंगे सबकट और बाय आईएम रूट। सबकट भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, 10 यूनिट इंसुलिन। ओके, तो उसके साथ तुम्हारा रिहाइड्रेशन साथ में चलेगा। और अगर तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल तुम्हारा लेस देन 12 मिलीमोल पर लीटर तुम्हारा उससे तुम्हारा कम हो गया ब्लड ग्लूकोज, तब हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड जो नॉर्मल फ्लूइड हम लोग दे रहे थे, नॉर्मल सलाइन दे रहे थे, उसको हम लोग चेंज करेंगे टू 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, तब देंगे जब तुम्हारा लेस देन 12 मिलीमोल पर लीटर तुम्हारा क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज उससे कम फॉल हो जाएगा, तभी हम लोग डेक्सट्रोज से रिप्लेस करेंगे। सो दिस इज अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलिन। एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एनी प्रेसिपिटेटिंग इलनेस। तो अगर कोई इलनेस की वजह से तुम्हारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है या फिर डायबिटीज़ हुआ है तो वो मेन अंडरलाइंग कॉज को ही हम लोग डिटेक्ट करके उसको ही मेनली ट्रीट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, सेरिब्रल इडिमा। ओके, नेक्स्ट इज पल्मोनरी इडिमा, आइट्रोजेनिक हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैलीमिया। ओके, आइट्रोजेनिक मतलब जो तुम्हारा मेडिकली जो तुम्हारा होता है, हार्म होता है, मतलब कोई ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकेशन, कुछ सर्जरी करते वक्त तुम्हारा जो हार्म होता है बॉडी में या फिर कोई हार्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइट्रोजेनिक कॉजेस। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक डिसरिदमिया, माइकार्डियल सप्रेशन, वेनस थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपोफॉस्फेटेमिया, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम ARDS हो सकता है एंड डेथ कभी कभी हो सकता है। ओके, रेयर केसेस में। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में मेनली हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन में हमें तुम्हारा एसिडोसिस प्रिवेंट करने के लिए क्या ही हमारा एक मेन वो है ब्लड ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर को जितना हो सके कंट्रोल करना। ओके, तो कंट्रोल अगर किया गया तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होगा। तो इसमें मेनली क्या आएगा, नंबर 1 क्लोज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फेक्शन, स्ट्रेस, ट्रॉमा और अदर सीरियस इन्फेक्शन। मतलब अगर ये सब कंडीशन अगर हुआ तो तब हमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है ब्लड शुगर। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा टेकिंग एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्शन और अदर डायबिटिक मेडिकेशन ऑन टाइम एज डायरेक्टेड बाय योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो तुम्हें इंजेक्शन, एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्शन लेना है, एंटी डायबिटिक ड्रग वगैरह टाइमली लेना है एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। एंड ऑल्सो कॉन्टैक्टिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर और सीकिंग मेडिकल एडवाइस प्रॉम्प्टली एज नीडेड। तो अगर कोई साइन एंड सिम्टम या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह स्टार्ट हुआ तब हमें इमीडिएटली क्या लेना है, मेडिकल अटेंशन या फिर मेडिकल एडवाइस सीख करना है। तो ये करने से क्या होगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस तुम्हारा प्रिवेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
So our next topic is diabetes insipidus or DI. So DI is a very rare or uncommon condition which occurs when a kidney is unable to conserve water or unable to reabsorb the water. तो हमें नॉर्मली पता है जो ADH है दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये तुम्हारा वाटर रिएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन द किडनी ट्यूब्यूल्स और रेनल ट्यूब्यूल्स। तो इसका अगर डिफिशियंसी हो गया या फिर इनएडिक्वेसी इनसफिशियंसी होने की वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। सो हियर इज द कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। सो मेनली 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस होता है। नंबर 1 इज द सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। सो सेंट्रल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसको हम लोग न्यूरोजेनिक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो ADH है उसका तुम्हारा इनएडिक्वेट प्रोडक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर रिलीज में क्या हो जाता है, हैम्पर हो जाता है, आइदर ड्यू टू सर्टन कंडीशन लाइक तुम्हारा इन्फ्लेमेशन, ट्यूमर, थ्रोम्बोसिस, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर विद इन द हाइपोथैलेमस और इनफंडिबुलर स्टेम और पिट्यूटरी ग्लैंड में, ये 3 में अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो इसकी वजह से ADH का रिलीज या फिर उसका सिक्रेशन में हैम्पर हो जाता है और इससे तुम्हारा क्या होता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है। नेक्स्ट इज नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। सो नेफ्रोजेनिक मतलब रिलेटेड टू किडनी और रेनल। सो इसमें क्या होता है, ADH नॉर्मली सिक्रीट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किडनी में चला जाता है, पर जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो इनएडिक्वेटली रेस्पॉन्ड करता है टू ADH, मतलब तुम्हारा जितना रेस्पॉन्ड करना चाहिए उतना नहीं रेस्पॉन्ड कर पाता है। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जैसे तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर कोई क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर या फिर क्रोनिक डिजीजेस लाइक पाइलोनेफ्राइटिस, एमाइलोइडोसिस मीन्स द abnormal accumulation of amyloid protein within the tissue or an organ, obstructive uropathies, polycystic disease or intrinsic renal disease along with medication like lithium tetracycline की वजह से क्या हो जाता है, renal tubules insufficiently response करता है to ADH and it leads to nephrogenic diabetic insipidus। नेक्स्ट इज द साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ये तुम्हारा मेनली इसका कॉज क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज इनटेक ऑफ फ्लूइड, आइदर इट ऑकर्स इडियोपैथिकली मतलब कोई अननोन कॉज हो सकता है या फिर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस लाइक साइकोसिस या फिर सार्कोइडोसिस की वजह से ये हो सकता है। ओके एंड ज़्यादा से ज़्यादा पानी मतलब फ्लूइड इनटेक करने की वजह से क्या होता है, ADH का सप्रेशन हो जाता है। तो ADH सप्रेशन होने का ही मतलब है कि तुम्हारा क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस होगा। नेक्स्ट इज द जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। जब एक मदर प्रेग्नेंट होता है तब होता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्यों होता है, क्योंकि जो प्लासेंटा है वो सर्टन हार्मोन्स रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है जो तुम्हारा ADH का एक्शन को ब्लॉक कर देता है या फिर ADH को डिस्ट्रॉय कर देता है। जितना भी रिलीज होता है ADH सब डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे तुम्हारा फॉर टेम्पररी टाइमिंग के लिए तुम्हारा डायबिटिक इंसिपिडस होता है ड्यूरिंग जेस्टेशन। इसको ही हम लोग बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटिक इंसिपिडस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायबिटीज इंसिपिडस का क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ओके क्योंकि तुम्हारा किडनी जो रेनल ट्यूब्यूल्स है वो तुम्हारा सफिशिएंटली वाटर को रिएब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, पोलीयूरिया होता है और यूरिन कैसा होता है, पेल कलर का होता है एंड वाटरी मतलब पानी बहुत ज़्यादा होता है और एवरी 15 to 20 मिनट्स में यूरिनेशन होता है। एंड अमाउंट ऑफ यूरिन पास्ट कैन रेंज फ्रॉम 2.5 लीटर्स इन माइल्ड केसेस अप टू 15 लीटर्स। मतलब 24 आवर्स में तुम्हारा 2.5 लीटर्स तुम्हारा माइल्ड केसेस में पास करता है यूरिन या फिर अप टू 15 लीटर्स मतलब सीवियर केसेस में 15 लीटर्स तक तुम्हारा यूरिनेशन होता है।
डेली, ओके। एंड ड्यू टू द वाटर लॉस पेशेंट तुम्हारा क्या फील करता है, थर्स्टी, बहुत पानी लार्ज अमाउंट में पानी वाटर इनटेक करता है, ओके। एंड तुम्हारा इसकी वजह से तुम्हारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से नाइट का भी जो स्लीप है, स्लीप डिस्ट्रप्शन होता है और कभी कभी बेड वेटिंग भी हो सकता है, okay. And other symptoms include fever, changes in level of consciousness, hypotension, tachycardia, headache, visual disturbance due to electrolyte imbalance and dehydration. And also patient may report abnormal fullness, abdominal fullness, मतलब excessive water intake कर रहा है तो abdominal fullness होगा, okay, bloating होगा, anorexia and weight loss due to continuousness fluid consumption, मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में पानी पी रहा है तो उसका जो एपेटाइट हो जाता है वो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, अलोंग विद दैट वेट लॉस भी होता है। एंड ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम द बॉडी, इसका तुम्हारा हाइपोवॉलेमिया या फिर हाइपोवॉलेमिक शॉक का भी चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या आएगा, नंबर 1 इज द वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। तो इसमें क्या करता है, तुम्हारा पेशेंट को 2 to 3 आवर्स आगे ही विदाउट ड्रिंकिंग वाटर पेशेंट को हम लोग रखेंगे, मतलब नो वाटर इनटेक करने के लिए बोलते हैं बिफोर द टेस्ट। तो टेस्ट में तुम्हारा मेनली ये टेस्ट के बिफोर द टेस्ट तुम्हारा क्या मेजर करता है, तुम्हारा डॉक्टर मेनली मेजर्स द बॉडी वेट, यूरिन आउटपुट एंड यूरिन कंपोजिशन, मतलब तुम्हारा यूरिन में क्या क्या है, यूरिन एनालिसिस करता है, आउटपुट देखता है एंड ऑल्सो बॉडी वेट चेक करता है। तो अगर तुम्हारा ऑल्सो तुम्हारा ADH हार्मोन, ADH का ब्लड लेवल भी चेक करता है। तो इससे तुम्हारा मेनली जो कॉजेस है डायबिटीज इंसिपिटस का, उसका मेनली हमें पता चल जाता है, ओके। नेक्स्ट इज द एंटी डायरेटिक हार्मोन्स टेस्ट, दैट इज ADH टेस्ट। इसमें क्या करता है, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट के बाद क्या कहता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट तुम्हारा स्मॉल डोज ऑफ ADH दे देता है, इंजेक्शन दे देता है ADH का। तो इसमें क्या दिखता है, बॉडी तुम्हारा ADH इंजेक्शन को कैसे रिएक्ट करता है, उससे देखकर ही तुम्हारा टाइप ऑफ डायबिटीज़ तुम्हारा पता चलता है। तो अगर तुम्हारा ADH जो दिया था पेशेंट को, उससे क्या हुआ, यूरिन प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, मतलब यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन कम हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कंडीशन क्यों हुआ है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ADH हार्मोन। एंड इसमें तुम्हारा डायग्नोसिस होता है सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिटस। पर अगर ADH इंजेक्शन देने के बाद भी कंटिन्यूअस यूरिनेशन हुआ तो इसमें क्या पता चलता है, ADH हार्मोन सफिशिएंट है बॉडी में पर किडनी उससे रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसमें हमें क्या डायग्नोसिस मिलता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस। नेक्स्ट इज द यूरिनालाइसिस। तो यूरिनालाइसिस में तुम्हारा हम लोग यूरिन का कलर, उसका कंपोजिशन, एवरीथिंग, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग हम लोग एग्जामिन करके यूरिन का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग मेनली देखते हैं, ओके। नेक्स्ट इज MRI। तो MRI करके हमें क्या पता चलता है, MRI ऑफ ब्रेन करके कि कोई लेसन या फिर इन्फ्लेमेशन, कोई ट्यूमर या फिर कोई इंजुरी की वजह से तुम्हारा, इंजुरी टू द हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से तुम्हारा, या फिर कोई स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी की वजह से डायबिटीज़ इंसिपिटस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मेनली डिटेक्ट करने के लिए MRI ऑफ द हेड करता है, ओके। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिटस। तो मैनेजमेंट में मेनली जैसा टाइप से अकॉर्डिंग टू द टाइप्स द मैनेजमेंट डिपेंड्स, ओके। सो नंबर 1 इज द सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिटस। तो इसमें हमें पता है इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ ADH। तो इसको हम लोग मेनली रिप्लेस करते हैं विद द सिंथेटिक हार्मोन विच इज सिमिलर टू द ADH, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन इज आइदर गिवन एज अ नेजल स्प्रे और
ओरल टैबलेट और बाय इंजेक्शन। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये सिंथेटिक हार्मोन तुम्हारा यूरिनेशन, जो एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा था उसको स्टॉप कर देता है, and it is very safe and effective. okay, next is nephrogenic diabetic insipidus। तो नेफ्रोजेनिक में क्या है, एडीएच सफिशिएंट है, पर इसमें जो किडनी है, रेनल ट्यूब्यूल्स है, वो तुम्हारा एडीएच के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो इसमें मेनली डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, लो सॉल्ट डाइट। ओके, लो सॉल्ट डाइट। ऑल्सो तुम्हारा पेशेंट को बोलता है इनफ प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करने के लिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। एंड सर्टन मेडिकेशन तुम्हारा यूज़ होता है ये कंडीशन में, लाइक तुम्हारा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दैट इज इंडोमेथासिन। नेक्स्ट इज साइकोजेनिक डायबिटिक इंसिबिटर्स। तो साइकोजेनिक इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द तुम्हारा मेंटल हेल्थ। तो मेंटल इलनेस अगर कोई है जो जैसे साइकोसिस वगैरह से हो रहा है, तो मेनली साइकोसिस को हम लोग ट्रीट करेंगे, तो उसे ट्रीट करने से तुम्हारा डायबिटीज इंसिबिटर्स ठीक हो जाएगा। एंड नंबर 4 इज़ द जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिबिटर्स। सो ये इसमें तुम्हारा मेनली ये इसमें तुम्हारा ये रेयर कंडीशन है और इसमें ट्रीटमेंट उतना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप आफ्टर डिलीवरी ये अपने आप ही क्योर हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है ये कंडीशन। फिर भी फॉर सर्टन केसेस तुम्हारा डेस्मोप्रेसिन मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर दिस काइंड ऑफ मदर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन इज द नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, फर्स्टली टू मॉनिटर द इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, कितना आउटपुट हो रहा है उसका, सो उसका हम लोग बैलेंस करेंगे, आइदर दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। ओके, एंड ऑल्सो मेक श्योर पेशेंट इज ड्रिंकिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। ओके, एंड ऑल्सो तुम्हारा डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, स्किन तुम्हारा ड्राई हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्किन माउथ केयर प्रोवाइड करना है। एंड ऑल्सो वी कैन अप्लाई द पेट्रोलियम जेली ऑन द स्किन और द लिप्स वगैरह को सॉफ्ट रखने के लिए हम लोग ये कर सकते। एंड ऑल्सो वॉच फॉर द साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का साइन भी चेक करेंगे। एंड ऑल्सो वी मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, हार्ट, रेस्पिरेटरी पैटर्न, ये सब चेक करेंगे ड्यूरिंग द वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। एंड ऑल्सो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी मॉनिटर करेंगे। एंड चेक द पेशेंट विथ रेगुलरली चेक करेंगे। एंड वाट एवर द मेडिकेशन पेशेंट इज टेकिंग उसको टाइमली देना है। एंड एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिकेशन टाइमली एंड एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर डायबिटिक इंसिपिडस।